हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वेलकम टू दी अकेड्स। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया। जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एवरी कॉन्सेप्ट इज कवर्ड, हर कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया है। एंड आज हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर, न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि बच्चों का ये बड़ा कंसर्न आता है कि भैया कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं। तो देखो, जो जो चीजें जैसा जैसा फील लेके हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े, वैसे ही फील के साथ हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, यानी कि वही अप्रोच रखनी है, वही सोच रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके आगे लेके आया हूं, मुझे पता है आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन में लेके आए, क्योंकि बच्चे कहाँ हैं, फंसते क्वेश्चन बुक में ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो टेक्स्ट बुक के ही आपके हैं, टेक्स्ट बुक के ही आपके हैं, और टेक्स्ट बुक से ही आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। पहले हमारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे एंड देन हम फिर धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करके बोर्ड की तरफ भी बढ़ेंगे। यस दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन जिन क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं मैं वही वही क्वेश्चन उठा के लाया हूं। तो चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन while using a lever handle of length 40 सेंटीमीटर। आराम से इस क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कह रहा है, एक मैकेनिक है जो एक नट को खोलता है। अब नट अपने आप तो खुलेगा नहीं भाई, फूंक मार के थोड़ी नट खुलेगा, तो 150 न्यूटन का वो फोर्स लगाता है। ठीक है, एक लीवर के हैंडल को पकड़ के, जिस लीवर के हैंडल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि मान लो यहां पर मैंने नट फंसाया और यहां से मैंने क्या किया, इसे खोलना शुरू कर दिया 40 सेंटीमीटर की दूरी से। तो वो कह रहा है हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड, कितना लंबा हैंडल अगर रिक्वायर करना पड़ेगा उस मैकेनिक को, यदि वो कहता है मैं 150 न्यूटन की जान नहीं लगा रहा, यानी कि मैं कम फोर्स से खोलूं। कितने फोर्स से? 50 न्यूटन से। जरा इस बात को ऐसे समझो कि मैं हूं मैकेनिक, आई एम द मैकेनिक, एंड मुझको ये नट खोलना है। पहले क्वेश्चन समझो। तो मैंने क्या किया, एक लीवर यूज किया, इस पर अटकाया, जिसकी लेंथ थी 40 सेंटीमीटर। मैंने यहां से पकड़ के इस नट को खोला, तो मैं कितना न्यूटन का फोर्स लगाता था दोस्तों? 150 न्यूटन का। पर मैंने कहा इतनी जान नहीं लगानी यार, मुझे क्या करना है, मुझे उसी नट को खोलना है एक लीवर से 50 न्यूटन के फोर्स से, यानी कि नट वही है, मैकेनिक मैं ही हूं, फोर्स भी मैं ही लगा रहा हूं। पर पहले मैं कितना फोर्स लगा रहा था? 150 न्यूटन। पर मुझे अब 150 न्यूटन नहीं, मुझे कम फोर्स लगाना है, 50 न्यूटन। तो आप जानते हैं कि अगर इस नट को खोलना है तो भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। और वही चीज पूछ रहा है कि अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बड़ा कर दें या फिर लंबाई कितनी कर लें इस लीवर की। लीवर कुछ नहीं होता, एक पाना होता है ना वो खोलने की चाबी, उस चाबी को लीवर कह रहे हैं। उस चाबी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे ये नट 50 न्यूटन के फोर्स से खुल जाए। तो अब सवाल यहां पे यह है कि मुझे जब इस नट को खोलना है तो नट तो वही है ना, नट तो वही है। मैं खोलूं उस नट को, चाहे मेरे मम्मी खोले उस नट को, चाहे मेरे पापा खोले उस नट को, चाहे कोई छोटा बच्चा खोले उस नट को, भाई साहब टॉर्क तो सेम लगेगा। भाई रोटेटिंग फोर्स उतना ही चाहिए नट को खुलने के लिए। अगर नट को खुलना है तो उतना ही टर्निंग इफेक्ट में नट खुलेगा, चाहे मैं जान लगाऊं चाहे कोई दूसरा व्यक्ति जान लगाए, यानी कि नट को खोलने के लिए टॉर्क सेम रहेगा। तो बस क्वेश्चन समझ में आया, अब चिपकाना शुरू कर दो। बच्चे लोग, आप लोग याद रखेंगे एक छोटा सा नोट, मैं हर क्लास में आपको बता ही रहा हूं, फिर भी आप याद रखें कि 1 सेंटीमीटर, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये पता होना चाहिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आराम से स्टेटमेंट के साथ हमें आंसर लिखना होता है जिससे हमें पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो हम लिखेंगे व्हेन अ मैकेनिक ओपन अ नट बाय अप्लाइंग। देखो पूरी कहानी लिखनी पड़ती है, अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट लिख दो और काम बन जाए तो नहीं बनेगा। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एट अ डिस्टेंस, या मैं बोलूं 150 न्यूटन यूजिंग अ लीवर of handle of length 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द टॉर्क प्रोड्यूस
then the torque produced will be, टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो पहले आपने क्या लिखा, जब मैकेनिक एक नट खोलता है 150 न्यूटन के फोर्स से, कितने दूर पर लगाता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाता है, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स है, मैंने आपको याद कराया था, पर अभी हमारी बुक में यही चल रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे फोर्स की वैल्यू दे रखी है 150 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको दे रखा है दैट इज 40 सेंटीमीटर। बच्चे लोग मीटर में बदलना ना भूले, क्योंकि टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब आप इसको यहां पर रखें तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास, फोर्स है 150 न्यूटन, टॉर्क है 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब क्या किया जाए सर, तो इसको सॉल्व करने के लिए 150 इंटू 40 10⁻⁻2 का मतलब होता है नीचे 100 न्यूटन और मीटर। देखो 0 से 0 कैंसिल, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 54 60 न्यूटन मीटर। ये कब आई, ये तब आई जब 150 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब 150 न्यूटन का फोर्स लगाया ये तब आई। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान में रखना। नाउ केस 2, नाउ अब आप लिखेंगे नाउ if the mechanic wants to open the same nut with a force of 50 Newton, let the distance of the handle या length of the handle, let the length of the handle of lever be L। क्या मान लिया मैंने, लेंथ मान ली L। The same torque is required, आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। The same torque is required to open the nut। आप अगर सोच रहे होंगे कि इतना लिखना है, तो यस, इतना लिखकर पूरा समझाना है। अगर पूरे नंबर चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, तो भाई साहब एक एक चीज एग्जामिनर को समझा के आनी है। सो द सेम टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन द नट, तो द टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L। टॉर्क हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 60 है, ठीक है ना, 60 इक्वेशन नंबर 1। फोर्स की वैल्यू है 50, L शुड बी कैलकुलेटेड। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/50। आप सभी जानते हैं, इसको यहीं छोड़ दो, इसको इसके नीचे भेज दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। L की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ऑन सॉल्विंग इट विल बी 1.2 मीटर, यानी कि आपको कितना मीटर की लीवर करनी पड़ेगी इस बार, 1.2 मीटर उसकी लेंथ करनी पड़ेगी। आप यहां पे लिखेंगे भी ऐसे, सिंस टॉर्क इक्वल्स टू 60 न्यूटन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये पूरी कहानी ऐसे समझानी है आपको। तो यस, ये आ गया। एंड यहां पर छोड़े नहीं, फिर पूरा लिख के बोर्ड का पेपर दे रहे हो, मैं फिर बता रहा हूं कंपटीशन का नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। जो बच्चा बोर हो रहा है ना, उसको बाद में पता लगेगा इसकी कितनी वैल्यू है। तो यहां पर लिखेंगे हम एंड में कि द मैकेनिक, या मैं बोलूं द लेंथ ऑफ द लीवर, the length of the lever is 1.2 meter to open the nut by the force of 50 Newton. So if mechanic wants to open the nut by applying the force of 50 Newton, the length of the lever should be 1.2 meter। ये एंड स्टेटमेंट आप लिख के आए।
एग्जामिनर कहीं पर भी कोई नंबर नहीं काटेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही कॉपी पेस्ट लिखना है, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। आपको जैसे अपनी लैंग्वेज में समझाना आता आप समझाइए, कोई इशू नहीं है। पर यस, मैं फिर बता रहा हूं, आपको ये पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, पूरी कहानी आपको वहां पे समझानी पड़ेगी। आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, पर स्कूल के न्यूमेरिकल कर रहे हो, बोर्ड्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो। एंड बच्चे ट्रस्ट मी, कोई यहां पर ध्यान नहीं देता। हर कोई पता है इस क्वेश्चन को कैसे बता देगा। नॉट मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स भी यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सीधे बता देते हैं। आपको यहां पर पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, पूरी चीज समझानी पड़ेगी। नहीं तो यूं करते हैं, टॉर्क पहला केस 1, जब फोर्स कितना था 150, डिस्टेंस था 40 सेंटीमीटर, को कर दिया सॉल्व 60 न्यूटन। अब यही टॉर्क हमें आगे चाहिए, तो केस 2 टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने आर मान लिया। टॉर्क हमें सेम चाहिए, फोर्स हमें कितना लगाना है 50 और आर, तो कैंसिल करेंगे, आर की वैल्यू 1.2 मीटर, यहीं पर खत्म। इसमें अगर आप सोच रहे हो कि आपको पूरे नंबर मिल गए, 3 मार्क्स का अगर ये न्यूमेरिकल है या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, तो गलत फहमी में हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। यस, आप केस 1 केस 2 करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीजें पहले फिर से बतानी पड़ेगी। ये सारी कहानी कि जब मैकेनिक एक नट को ओपन कर रहा है, जब फोर्स लगा रहा है 150 न्यूटन, लीवर की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा भाई इतना। अब अगर मैकेनिक को सेम नट खोलना है तो 50 न्यूटन का फोर्स वो लगाना चाहता है, तो भैया लेंथ उस टाइम हैंडल की हो गई L, तो लेकिन ये बात मुझे पता है कि टॉर्क उतना ही लगेगा उस नट को खोलने के लिए। तो मान लो द सेम टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन द नट, तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ हो जाएगी। वाई? क्योंकि फोर्स की वैल्यू ऑफ 50 होगी, लेंथ की वैल्यू L हो गई। L हमें निकालना है, 50 नीचे चला जाएगा 60 के, टॉर्क सेम होना चाहिए, टॉर्क की जगह वैल्यू सेम रख दी एंड सॉल्व वॉल्व करके 1.2 आ गया। एंड लास्ट में आप आंसर स्टेटमेंट जरूर लिख के आएंगे कि जो लेंथ है लीवर की वो 1.2 मीटर है टू ओपन द नट बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। जब 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो 40 सेंटीमीटर से काम बन जा रहा था, लेकिन अब भाई साहब 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स कम कर दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। ये है पूरी की पूरी कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना डायग्राम जरूर बनाओ बच्चों, ठीक है, कुछ मत करो, इसका डायग्राम जरूर बनाओ। तो जैसे यहां पर क्या कहा, द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। हमें तो नहीं पता, फिक्स पॉइंट O यहां पर मान लो, फिक्स पॉइंट O से जो यहां पर मूवमेंट ऑफ फोर्स आया जिसके कारण ये घूमने लगी। अब तुम्हारा मन ऊपर फोर्स लगाना है तो ऊपर फोर्स लगा दो, नीचे फोर्स लगाना है नीचे लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहां पर हमें ये तो बोला ही नहीं कि कहां पे लग रहा है। उसने कहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो फोर्स यहां लग रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन यही है, यही तो है ना लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या यहां से फिक्स है? हां सर। क्या फिक्स को ही पाइवट बोलते हैं? बिल्कुल हां। तो हमें यहां से पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी निकालनी है। सवाल यहां पर यह है इसका कि आपको कितना दूर ये पॉइंट O है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। यार ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है पॉइंट फिक्स, फिक्स पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की दूरी को ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। एंड याद रखिए, मैं हर बार बोल रहा हूं, द डिस्टेंस इज कंसीडर्ड फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पाइवट पॉइंट से जहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहां तक की दूरी देखी जाती है। तो हो गया खत्म। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या था, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हमें यहां पर गिवन डेटा लिखना है इसमें। तो हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है फोर्स गिवन है। तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन हमें गिवन है। जो 10 न्यूटन है वो फोर्स कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स लेके आ रहा है, 5 न्यूटन मीटर, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हमें पता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हमें यहां पर पता है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क कहते हैं और टॉर्क की वैल्यू 5 न्यूटन मीटर है। अगर आप कभी फंसे तो यूनिट्स पहचान लीजिए कि न्यूटन यहां लिखा है तो ये है फोर्स, न्यूटन मीटर लिखा है तो ये है टॉर्क। डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने R मान लिया, विच इज अ क्वेश्चन मार्क।
नाउ फॉर्मूला क्या रिक्वायर्ड है, देखो पहले आप गिवन डेटा लिखें फिर फॉर्मूला रिक्वायर्ड लिखें। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा पास टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कितना दिया है, नाउ पुट द वैल्यू इन द अबव formula or equation. So put the value in above equation, you will get torque 5 Newton meter, force is 10 Newton into distance which is calculated or which is being calculated. तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, it will be 5 न्यूटन मीटर होल डिवाइडेड बाय 10, ये नीचे भेज देंगे न्यूटन। देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, 5/10 का मतलब होता है 0.5 मीटर। सब याद रखेंगे, अगर 5 के नीचे 10 है तो इसको ऐसे कैंसिल मत करना, 1/2 फिर आधा का मतलब तो 2 1, इतना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग सिर्फ इतना लगाना कितने जीरो हैं, एक बार जीरो है तो एक बार पॉइंट लगा दो इसके आगे। अगर 5 के नीचे 100 होता है तो 2 बार पॉइंट है तो 0.05 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है, सभी को पता होनी चाहिए। आई नो वैसे पता है पर फिर भी। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या इतने में ही आंसर छोड़ देंगे, नहीं सर, एंड स्टेटमेंट तो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O from the line of action of force, from the line of action of force is 0.5 मीटर। ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, रिजल्ट स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। चलिए, आई होप ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में चमक जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो अब चलो इन क्वेश्चन को समझने के लिए ना बस ये याद रखना, ऐसे एक पेन पकड़ के दिमाग लगाना शुरू करना। द डायग्राम शोज 2 फोर्स। भाई डायग्राम में 2 फोर्स हैं, एक है 5 न्यूटन का फोर्स और एक दे रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, है ना, दिख रहा है, ये विजिबल है, बिल्कुल, चले बढ़िया विजिबल है ना, ये लाइन थोड़ी पतली खींच गई थी ना। चलो ठीक, ए एंड बी ऑफ द रॉड, ए और बी जो पॉइंट है वो रॉड के एक पॉइंट है, कोने हैं, और रॉड जो है पाइवट यहां से है, तो मैंने पाइवट लिख दिया यहां पर। ठीक है, उसने बोला है ना क्वेश्चन में, रॉड इज पाइवटेड एट पॉइंट ओ से पाइवट है, यानी कि ये फिक्स पॉइंट है, यानी कि घूमेगी कहां से, ओ से। तो हमें यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तो कम डिस्टेंस है और यहां से यहां ज्यादा दे ही रखा है क्वेश्चन में कि ओ इससे लेके ए तक की दूरी 2 मीटर है और ओ से लेके बी तक की दूरी 4 है, मतलब ये वाली लंबाई ज्यादा है। तो मैंने इस पेन को ऐसे समझा कि ये मेरे हाथ में जो पेन है, मैं इसको बीच से पकड़ता तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर होता, मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस तो कम है, देखो ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस कम है और इधर वाला ज्यादा है ना। पाइवट मैंने यहां से कर दिया। यहां पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, 5 न्यूटन का, और इस तरफ कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 और यहां से यहां तक का 4, यही क्वेश्चन कह रहा है, मैंने यहां से पाइवट कर दिया। तुम समझ पा रहे होंगे, अगर ये घूमेगा तो यहीं से घूमेगा, ये यहीं से ऐसे, यहीं से ऐसे घूमेगा। पाइवट इस पॉइंट पे है, जहां से पाइवट होता है बॉडी वहीं से रोटेट करना शुरू करती है, वहीं से घूमेगी, यानी कि यूं घूमेगा तो 2 मीटर नीचे आ जाएगा और ये 4 मीटर ऊपर चला जाएगा। भाई अगर ये घूमता इस पॉइंट में तो ऐसी तो होता 4 मीटर ऊपर, ओ यहीं रह जाता और ये 2 मीटर नीचे आ जाता, है ना, ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, ऐसे घूमेगा इस पॉइंट से, यहां से घूम सकता है, ठीक है, इस पॉइंट से घूमेगा। चलो ये बात भी समझ में आती है। क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब टॉर्क निकालना है, किसके थ्रू, F1 के थ्रू। कहां पर, O पर, O से। तो O से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, O से F1 तक का ही काम देखना है बस। तो दोस्तों ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, यहां से ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि D की वैल्यू O तक कितनी आ गई, 2 मीटर। फिर से फील करो, फिर से फील करो, फिर से फील करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये है पाइवट पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पाइवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से लिया जाता है। हाँ सर ये रहा पाइवट पॉइंट। कहां तक लिया जाता है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वहां तक। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है 90 डिग्री, मतलब हाँ सर, तो परपेंडिकुलर 90 होता है, तो ये मिल गया हमें यहां से O से लेके, ये मिल गया हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। बहुत ही आसान है, निकालें। तो भैया पहला क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट
F1 एट O। सो हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स कौन सा, F1। F1 का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं हम, F1 अबाउट O। O से निकालना है, O से, अबाउट O। तो फोर्स कितना है दोस्तों, फटाफट देखो, फोर्स F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 न्यूटन। ठीक है सर, हमें फोर्स दे रखा है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, मैं ऐसे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पाइवट पॉइंट से लेते हैं। लेट अस कंसीडर D1 मान लो, चलो मैंने D1 मान लिया, ठीक है। ये यहां से यहां तक का D1 मान लिया क्योंकि फोर्स F1 था। तो कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 मीटर। क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालो, फोर्स की वैल्यू क्या है, F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, F1 की वैल्यू है 5, इसकी 2, तो 5 2 10 न्यूटन मीटर। अब जरा ऐसे मत छोड़ना, इतने में मत छोड़ना, इतने में मत छोड़ना। अब जरा ये देखो, ये यहां से ऐसे घूमेगा ना, यानी कि B ऊपर A नीचे, यानी कि A को बोलूं तो एक कोशिश करेगा इस रॉड को कैसे घुमाने की। देखो A वाला, मैं B की बात ही नहीं कर रहा, B भूल जाओ, अभी B पे कोई फोर्स लग रहा है भूल जाओ। A क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा ना, उल्टा घुमा रहा है। घड़ी तो ऐसे चलती है, 12 3 6, यानी कि उल्टा। तो ये घुमाएगा इसको, फील करो ना, ऐसे। ये वाला A नीचे लेके जाएगा, A वाला क्या जाएगा, तो ये रॉड ऐसे घूमने लगेगी। अगर यही फोर्स लगता तो ये रॉड ऐसे घूमेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी रख दो ना, यहाँ पे घड़ी चिपका दो, घड़ी चिपका दो। तो घड़ी का 12 है, 12 के बाद इधर जाएगी घड़ी का सुई, तो घड़ी का सुई तो उल्टी जाती है ना, 12 से 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, ऐसे बचता है। लेकिन ये तो नीचे लेके जा रहा है उल्टा, ये ऐसी तो ले जा रहा है, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, यानी कि ये उल्टा लेके जा रहा है। घड़ी की सुई उल्टी चल रही है, और इसको हम कहते हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में लेके चलता है। ठीक है, एंटी बड़ी पॉजिटिव है। चलो भैया, पहला आंसर आ गया। तो आप लिख भी सकते हो एंड में स्टेटमेंट में, इस पे लिखोगे पहले वाले का आंसर कि द मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 about O is 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। भाई एंड स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया अपना काम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। इसको भूल जाओ, अब F1 को भूल जाओ, F2 की बात कर रहा है। सर इसका लाइन ऑफ एक्शन, सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से फोर्स तक देखते हैं, फोर्स तक नहीं, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पाइवट पॉइंट से फिक्स पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, जो कि 4 मीटर है। नीचे की तरफ तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इसमें यहां पर यूं बोलूं, हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। चलो, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। क्या दिया है, हमें फोर्स दे रखा है, हाँ फोर्स F2 दे रखा है, कितना, 3 न्यूटन। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर इसे D2 मान लो, विच इज 4 मीटर। D2 को हमने 4 मीटर मान लिया, ठीक है सर, है ना, ये बात भी हमें समझ में आ गई। फिर हमें क्या बोला है, हमसे पूछा है मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है।
मैंने इसको टॉर्क मान लिया, या फिर मैं कहता हूं इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, तो बच्चे लोग कितना आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये चीज देखो, वापस इस डायग्राम को देखो, जरा इस डायग्राम को देखो, तो मैं इसको भूल गया, अब ये रॉड है, अब अगर ये वाला फोर्स की बात करो तो ये इसको इधर घुमा रही है, अरे फील करो, यहां से होल्ड, यहां से ये नीचे ले जाएगा, यानी कि ये कह रहा है मैं क्लॉकवाइज ले जाऊंगा, और ये यहां कह रहा था मैं तो एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊंगा भाई। तो ये वाला मूवमेंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, है ना, ये मूवमेंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। F2 के अबाउट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज हमेशा माइनस में हम लेते हैं, माइनस लिखो या क्लॉकवाइज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस नहीं लिख रहे तो क्लॉकवाइज लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इमेजिन करो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख दें फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O इज 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब जरा बात सुनो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे पे बात कर रहे हैं। टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O, अबाउट O, O के अबाउट टोटल कितना लगेगा, कुल कितना लगेगा। तो भाई कुल निकालने के लिए बहुत ही आसान चीज है कि सर एक कह रहा है, एक फोर्स कह रहा है मैं नीचे ले जाऊंगा 5 to the 10 से, यानी कि इधर जो टॉर्क लग रहा है वो इस बॉडी को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन करो ना, ये है, ये इधर क्या लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, ऐसी तो है, ये पिवट पॉइंट है, मेरी गर्दन मतलब समझो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट इस फोर्स के ज्यादा पास है। देखो ये यूं ही तो है, अगर बीच में होती तो दोनों के बीच में होती, ये जो O है इसके ज्यादा पास है। अब ये क्या कह रहा है, इधर वाला फोर्स जो कितना है 5 न्यूटन की मैं नीचे चलूंगा, यानी कि मैं घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर वाला कह रहा है, इधर वाला कि मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इधर वाला कह रहा है मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इधर वाला कह रहा है मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ठीक है, दोनों में लड़ाई हो गई। अब जीतेगा कौन, जीतेगा तो वही जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जीतेगा तो वो जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इधर लग रहा है 10 न्यूटन मीटर डाउनवर्ड, और इधर लग रहा है 12 न्यूटन मीटर डाउनवर्ड, यानी कि ये कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये कह रहा है मैं क्लॉकवाइज। यहां पर 12 लोग खींच रहे हैं, यहां पर 10 लोग खींच रहे हैं, तो जो 12 हैं वो जीतेंगे। जो 12 लोग हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं क्लॉकवाइज, जो यहाँ पे हैं 10 न्यूटन मीटर का फोर्स लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर O पॉइंट पर बात करेंगे, दोनों फोर्सेस पर बात करेंगे तो पूरा कंसीडर करना है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था, सबका ऐड कर दो। तो थर्ड पॉइंट इज टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है सारे मूवमेंट्स का। तो टोटल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम, इट इज द सम, या मैं बोलूं एल्जेब्रिक सम, याद है सारी थ्योरी पढ़ा रखी है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स। तो हम यहां पर कैसे निकालेंगे टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स को, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो देखा जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। अब जरा इनको ऐड करो दोस्तों, तो एक कह रहा है 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे लेते हैं, प्लस में। मैथ्स कह रही है प्लस की जगह प्लस लिखो, लेकिन दूसरा कैसा था, क्लॉकवाइज था। अब तुम इतना भी समझ सकते हो, एक कह रहा है क्लॉक, एक कह रहा है एंटी क्लॉक, तो घूमेगी तो एक ही तरफ। अगर दोनों बराबर फोर्स होते तो बीच में होती इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स बराबर लग नहीं रहे, एक पे ज्यादा लग रहा है एक में कम, या मैं कहूं दोनों टॉर्क बराबर होते तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती।
फोर्स की बात भी नहीं करूंगा, टॉर्क की बात करूंगा। इधर वाला टॉर्क बराबर होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती। इधर टॉर्क ज्यादा लग रहा है तो बॉडी इधर ज्यादा घूमेगी, इधर वाला फोर्स को डोमिनेट कर जाएगी या इधर वाले टॉर्क को डोमिनेट कर जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 न्यूटन मीटर। अब दोस्तों इसका मतलब जरा सॉल्व करो, 10 प्लस माइनस माइनस का 12, आंसर आएगा -2 न्यूटन मीटर। और इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट है वो किधर की तरफ मुड़ रहा है, अभी भी दोनों तरफ फोर्स लगे हैं, लेकिन इधर वाला टॉर्क ज्यादा होने के कारण, हालांकि इधर वाला टॉर्क ज्यादा होने के कारण बॉडी ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स इज 2 न्यूटन मीटर। अब माइनस साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज। इसलिए हमें माइनस और प्लस दिए हुए थे, कन्वेंशनली हम इसको यूज करते हैं। तो क्या समझे, ऐसे होगा बाबू ये पूरा क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी हवा में कुछ भी मार दोगे, पूरी कहानी छापनी पड़ेगी भाई, पूरा एग्जामिनर को बता के आना। मैं फिर कह रहा एग्जामिनर को जस्ट ट्रीट जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, वो हमारी कॉपी से ही सारी चीजें समझेंगे। और ट्रीट क्या, सत्य वचन है। आप अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हो, आप अपने स्कूल में एक एवरेज बच्चे हो सकते हो, लेकिन आपकी बोर्ड की कॉपी कौन से एग्जामिनर में जा रही है उनको आपकी शक्ल नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि 9th तक आप टॉपर थे, उनको ये नहीं पता कि 9th में आपके कितने मार्क्स आए, या उनको ये नहीं पता कि 9th में तो ये एवरेज बच्चा था, इसको एवरेज करो। नहीं, आपकी कॉपी ही एग्जामिनर को बताएगी कि आप कौन है और आपको कितना आता है। तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग कि एग्जामिनर बोले नहीं इसको नॉलेज तो है। बच्चा जो हमके पास आया है वो पढ़ के तो आया है, क्योंकि पूरी कहानी इन्होंने हमको समझाई है। आपकी कॉपी ही बयां कर देगी सारी चीजें, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में आपकी कॉपी ही है जो आपको बताएगी या आपको रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि उसमें आपका नाम लिखा होगा, सिर्फ रोल नंबर लिखा होगा, लेकिन उसमें आपका 9th तक का रिपोर्ट कार्ड नहीं लगा हुआ होगा या प्री बोर्ड्स तक के नंबर वहां नहीं होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा, उस एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, आपकी कॉपी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया नए क्वेश्चन में। तो ये सारी स्टेटमेंट लिखनी है, मेरे कहने का मतलब इन टोटल, और कंक्लूजन यही है इस बात का। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एक लग रहा ऊपर को, ये ऊपर ये नीचे, जूम जूम जूम, वाह ये क्या डांस हो रहा है, ठीक है। एक लग रहा है ऊपर को, एक लग रहा है नीचे को, रिस्पेक्टिवली एट द 2 एंड, दोनों अलग अलग कोनों से लग रहा है। एक शब्द यहां पे छुपा है, ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, जिसकी लेंथ 4 मीटर है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर विच इज पाइवेटेड एट इट्स मिडिल पॉइंट ओ, यानी कि इस रॉड के मिड पॉइंट से इसको पाइवेट कर दिया, इस तरीके से मिड पॉइंट से इसको हमने पाइवेट कर दिया, ऐसे बैलेंस हो गई उस मिड पॉइंट से। गिवन इन द फिगर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पाइवेट पॉइंट। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मूवमेंट, यानी कि पूरा ये जो सिस्टम है ये कितना फोर्स यहां पर जो लग रहा है, कितना इसको मूवमेंट देगा, ये हमसे पूछ रहा है। इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, इसको करने के मैं 2 तरीके आपको बताता हूं, ठीक है। पहला तरीका तो यह है, पहला तरीका दोस्तों ये है पाइवेट पॉइंट, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म रॉड, तो एक छोटा सा प्यारा सा नोट लिखे और थोड़ा यूनिफॉर्म रॉड के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रॉड आ सकती है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल आ सकता है, या रूलर या रूल आ सकता है, ऐसी कुछ कहानी लिखी हुई होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, कैसा होता है इसका मतलब होता है सेम, इसको हिंदी में लिखते हैं एक समान, एक समान यानी कि सब एक जैसे, ठीक है, एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल। अब सर रॉड है, तो रॉड से क्या होगा बच्चे लोग, मतलब इसका रॉड से मतलब यह है कि ये रॉड हर जगह से सेम है। ये रॉड ऐसी नहीं है कि एक जगह पतली और एक जगह बड़ी मोटी सी है, ऐसा नहीं है कि यहां पर इसका वेट ज्यादा है और यहां पर इसका वेट कम है। यानी कि कहने का मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है।
ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये ऐसी रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म। तो अगर मैं इसका एक, मान लो ये 100 किलो की रॉड है और ये 100 मीटर की रॉड है, जरा फील कर लो इस बात को। इसकी लंबाई 100 मीटर है, मैं 100 मीटर की एक रॉड ले आया, या 100 सेंटीमीटर करो, चलो 100 सेंटीमीटर कर लो, वैसे 100 मीटर भी ठीक था, 100 सेंटीमीटर कर लो, अब तो ठीक है। इतनी बड़ी रॉड है एक, ठीक है, 100 केजी की ये रॉड है। दोस्तों जब मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा काटूंगा ना, जब मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा यानी कि 1 सेंटीमीटर काटूंगा, तो ये जो 100 ग्राम है, इस 1 सेंटीमीटर के हिस्से को जैसे ही मैंने काटा और अलग कर दिया, तो ये 1 केजी का आ गया। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब इसका हर 1 सेंटीमीटर टुकड़ा 1 किलो का होगा, हर 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा 1 किलो का होगा। यानी कि अगर मैं इसको बीच से काट दूंगा तो 50 अलग 50 अलग, तो 2 रॉड मिलेंगी 50-50 सेंटीमीटर की और दोनों रॉड 50-50 किलो की होंगी। ये होता है यूनिफॉर्म रॉड का मतलब, यानी कि ये पूरा का पूरा इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है इन लेंथ। ये होता है यूनिफॉर्म का मतलब कि एक जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि आगे से भारी है पीछे से पतली है। अरे वो देखा, वो गधा देखा, हनुमान जी का गधा होता है वो, है ना, तो गधा जो होता है वो ऊपर से कैसा होता है, वो थोड़ा सा वेट होता है उसमें ऐसे, है ना, इस तरीके से थोड़ा वेट होता है उसमें ऐसे। तो ये देखो ये यूनिफॉर्म थोड़ी है, यहां पर तो क्या है, इसका वेट कम है और यहां पर इसका वेट ज्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई। क्लियर? तो थोड़ा इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि इस तरीके से। लेकिन अगर यूनिफॉर्म रॉड होती तो सीधी एक रॉड है, सीधी एक रॉड है, ठीक है। चलो भैया ये समझ में आती है। दूसरी बात आएगी दोस्तों मीटर रूल। मीटर रूल का मतलब है कि जो इस रूलर की लंबाई है वो 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है। बस इतनी बात याद रखनी है और कुछ नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म मीटर रूल लिखा है क्वेश्चन में तो समझ जाना जो इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें बराबर 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 मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और सेकंड चीज याद रखना, 1 मीटर का रूल है तो 100 सेंटीमीटर का है। और एक छोटा सा नोट तुम्हारा भाई बता रहा है, इस चीज को इसी के साथ लिख दो कि कभी कोई यूनिफॉर्म रॉड हो, यूनिफॉर्म रॉड रूल कुछ भी हो, तो इसका जो वेट है, क्योंकि वेट तो लाई करता होगा ना, इसका वेट सेंटर से लाई करता है, वेट सेंटर से लाई करता है, यानी कि वेट हमेशा इसका बीच में लगेगा, ना इधर ना इधर, बीच में इसका वेट लगेगा। यानी कि बीच में एग्जैक्ट मिड पॉइंट में इसका वेट है, जहां से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यानी कि हम इसको कहां से बैलेंस कर सकते हैं, मिड पॉइंट से। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कभी भी भाई स्केल का वेट तो हो गई कुछ ना कुछ, अगर मैं वेट इधर उधर कर दूं, यानी कि मैं इसको यहां से पाइवट करने की कोशिश करूं, तो ये गिर जाएगा। अपना ट्राई करके देखना। तो ये एक छोटी सी बात याद रखना, यूनिफॉर्म रूल हो या मीटर स्केल हो या रॉड हो या कोई बार हो, बार छड़ी, ठीक है, वेट एक्ट्स फ्रॉम द मिड पॉइंट। ये बात याद रखना भाई। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे पर ये बात याद रखना, ये 2-3 चीजें छोटी छोटी सी बात याद रखना कि यूनिफॉर्म रॉड स्केल का मतलब क्या होता है, एक जैसा मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना, ठीक है। सेकंड चीज, अगर मैं बात कहूं कि मीटर रूल है तो 100 सेंटीमीटर का होगा या 1 मीटर का होगा, और 1 मीटर के मिड पॉइंट को हम बोलेंगे 50 या फिर हम बोलेंगे 50 सेंटीमीटर ना, इधर 100 सेंटीमीटर इधर 0, तो बीच में इसका वेट लाई कर रहा होगा अगर ये यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका वेट 50 से लग रहा होगा। इंपॉर्टेंट। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो यूनिफॉर्म रॉड की कहानी हमने कर दी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इस पे एक चीज करेंगे, हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड। दोनों मेथड वैलिड है, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हो। मूवमेंट ऑफ फोर्स, भाई इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो मैं बोलूंगा मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए। मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए वो क्या होता है, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बच्चे लोग कहां से है ये, मिड पॉइंट ओ से है ना, मिड पॉइंट देखो ओ जो है वो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन कह रहा है पाइवेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। अगर ये 4 मीटर की रॉड है और ये मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। 4 मीटर की रॉड बीच से काट दो, इधर 2 मीटर छूट जाएगा, उधर 2 मीटर छूट जाएगा। तो अगर मैं इधर के मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहा हूं तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो हम लिखेंगे यहां पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन मीटर। ठीक, कैसे लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे तो लिखाएगा क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज लिख दिया, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, सिंपल निकाल दिया मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए सेकेंड। हमने निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी पे निकालो मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो वो भी क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से यहां फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द पाइवेट पॉइंट, यानी कि 10 इंटू 2 अगेन 20 न्यूटन मीटर। ये भी कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही तो घुमा रहा है, और ये तो दोनों ही क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो हमें तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, यही क्वेश्चन कह रहा है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल लो, रिजल्टेंट टोटल, तो रिजल्टेंट निकालो, टोटल निकालो, तो वो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। भाई दोनों माइनस माइनस में तो क्या ही फर्क पड़ गया, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स आएगा हमारे पास। पंगा तब है जब एक एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉक हो, तब सोचना पड़ता है माइनस प्लस प्लस माइनस, अभी तो दोनों ही क्लॉक चल रहे हैं तो माइनस माइनस ने प्लस ही होना है, सबको पता है। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, माइनस क्लॉकवाइज तो माइनस, या ना लिखूं तो -20 न्यूटन मीटर, -20 न्यूटन मीटर। कोई बोलेगा सर है, अरे दोनों क्लॉक है रे, क्लॉक के लिए अपन बोलते हैं न्यूटन मीटर माइनस का, फिर बीच में प्लस लगा टोटल के लिए, फिर न्यूटन मीटर माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 40 न्यूटन मीटर, या तो -40 लिख या फिर ऐसे लिख दे 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। लो खत्म कहानी, लो हो गया ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है, फिर एंड में आपको स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, द टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्स एट पॉइंट ए, मैं नहीं बता रहा हूं पर याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं, आई मीन द टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पाइवेट पॉइंट ओ इज 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिख के आना है, यानी कि इसके बाद एंड स्टेटमेंट भी लिखनी है, आंसर स्टेटमेंट भी लिखनी है। द रिजल्टेंट या टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखना पड़ेगा ना, तुम लोग फिर बोलोगे हैं अपने आप तो लिख नहीं रहा, हमसे कह रहा लिख, नहीं भाई हम लिखेंगे मालिक, बिल्कुल हम लिखेंगे पर लिखना जरूर, ठीक है। द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज, छोटू कर देते हैं इसको, चलो हम पे तो बहुत ऑप्शन है, ठीक है। द रिजल्टेंट टोटल रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज 40 न्यूटन मीटर एंड द आंसर इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। That's it दोस्तों, ना दही टीचर नंबर पूरे तो बोलना हमें, इस तरीके से पूरा आप कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इज द सेकंड मेथड, दूसरा मेथड है उन बच्चों के लिए जिनको ज्यादा लिखने में दिक्कत हो, लेकिन भाई लिखना तो पड़ेगा, मजबूरी है बेटा तेरी, तू बोर्ड की क्लास में है रे। नहीं, इधर लग रहा है कितने न्यूटन मीटर का लग रहा था, जरा देखो, इधर लग रहा है 10, इधर 10, इतना लग रहा है 10 न्यूटन मीटर, ऐसी तो है, ऐसे भी लग रहा है 10 न्यूटन का, यहां पर है 4 मीटर और ये पाइवेट पॉइंट हुआ है। क्या दोस्तों दोनों फोर्स सेम है, हाँ दोनों फोर्स सेम है, और इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ, क्या मैंने आपको बताया था कि जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट और इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग लगती है तो उन्हें खपल कहते हैं। दो फोर्स दोनों के दोनों इक्वल, इनका लाइन ऑफ एक्शन देखो, दो फोर्स दोनों के दोनों इक्वल, दोनों के दोनों पैरेलल, जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इस चीज को हम बोलेंगे कपल आर्म। क्या बोलेंगे, कपल आर्म। तो
तो हम डायरेक्ट निकालेंगे सीधे फोर्स जो हमें F दे रखा है दैट इज 10 न्यूटन। कपल आर्म हमें दे रखी है, कपल आर्म विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। मैं फिर बता देता हूं, कपल आर्म क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा सुन लो, व्हाट्सएप चैट मत लिख के आ जाना वहां पे, ये मत लिख के आना एग्जाम में बिटवीन, इसके भी नंबर उड़ा देगा टीचर। सर इसके भी, हाँ ठीक है। तो भैया ये भी करते हैं बच्चे गलती, मैं सब जानू तुम्हें भाई, मैंने तुम्हें देखा नहीं है पर मैंने बच्चे सारे देखे हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैट लिख के मत आ जाना वहां से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कपल आर्म कहते हैं, विच इज हियर इज 4 मीटर। हा, तो बात ही खत्म हो गई दोस्तों। हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स विच विल बी इक्वल टू एनी ऑफ द फोर्सेस, कोई सा भी फोर्स क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, इनटू कपल आर्म, इनटू कपल आर्म। तो कल 10 इंटू 4 दैट इज 40 न्यूटन मीटर। और घूम कैसे रहा है? ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। लो भाई, आंसर 2 मिनट में तुमके पास है, ये बात ध्यान में रखना। टोटल पूछ रहा है, टोटल, इसलिए टोटल निकाल दिया। अगर ओ से बोलता तो सिर्फ इतना निकालते, 4 इंटू 10 इंटू 2 20। ओ से बी के लिए पूछता तो 2 इंटू 10 20। लेकिन पूरा पूछा है, टोटल पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है, ये एंड स्टेटमेंट इसमें भी लिखनी है, द टोटल और द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स, जो मैंने यहां पे लिखी है सेम चीज, द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो आई होप आप ये कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिखता है सर, बड़े परेशानी होती है सर, क्या किया जाए सर? बड़ी परेशानी होती है, कुछ नहीं करने का। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना। फिगर शो फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 10, ए बी आर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर दूर ये दोनों के दोनों पॉइंट है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहे हैं। हमसे पूछा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स, सेम ही तो पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का निकालना है, एक का नहीं पूछ रहा। इस क्वेश्चन में जब हमने यहां पर देखा था तो हम इसको भूल गए थे, यानी कि हमने सिर्फ F1 फोर्स का मोमेंट देख रहे हैं 2 मीटर दूरी पर। यानी कि इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन और कर रहे थे, ध्यान होगा, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये वाला। तो हमने यहां पर क्या किया था, 5 इंटू 2 कर लिया था 10, क्योंकि हमने सिर्फ F1 फोर्स का निकाला था O से, सिर्फ एक फोर्स का निकाला था O से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिर्फ F1 का निकाला था O से, तो इसलिए F1 फोर्स ले लिया था और O से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जज्बात बदल रहा है इस क्वेश्चन में, और वो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों के दोनों फोर्सेस का निकालो इस ए पॉइंट में, यानी कि दोनों फोर्स के थ्रू जो मूवमेंट आया होगा ए पॉइंट पर कितना आया होगा। बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, इस ए पॉइंट पर सिंपल 10 से नहीं पूछ रहा, वो दोनों फोर्स से पूछ रहा है। अगर इस बी पॉइंट पर वो पूछ रहा है तो वो दोनों फोर्स से पूछ रहा है, और अगर ओ की बात करेगा तब तो वो बीच का आ जाएगा पॉइंट। करते हैं सॉल्व, पता लग जाएगा। देखो बच्चे यहां पर क्या गलती करेंगे, मैं पहले वो बताऊंगा कि गलती क्या करते हैं। गलती यहां पर क्या करोगे, गलती क्या करोगे ये भी मैं बताता हूं कि गलती क्या करोगे। आपने बोला है सेम ही तो क्वेश्चन है यार, बस इसमें दो लंबी लंबी ऐसे लाइन देखोगे, उसमें घबराना नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस डायग्राम को बच्चे लोग ऐसे बना दूं, अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक, मैं इस वाली लाइन को मिटा दूं, जरा फील कर लेना, इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, ठीक, क्या फर्क पड़ गया बताओ? सेम ही तो पढ़ रहा हूं अभी तक। लो, तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मिटा दिए भाई, मैंने इसको ऐसे खींच दिया था, मैं नहीं खींच रहा, मैंने वही बना दिया। क्या बन नहीं गया पहले जैसे? क्वेश्चन ही तो बन गया, यही तो बन गया, ये देखो, यही तो बन गया, वो यही तो बन गया, वो
यही तो बन गया वो, यही तो बन गया वो। बस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की जगह क्या दे रखा है, 4 की जगह में 50 दे रखा है। लो ये लो बन गया, ये 50 दे रखा है, वहां पर ये क्वेश्चन में 50 तो दे रखा है। लो 50 सेंटीमीटर। तो इसमें बड़ी डील थोड़ी है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है कि भाई ऐसे कैसे करना है। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत तो यहां पर है कि वो पूछ क्या रहा है। पहले बात समझ में आ गई, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस बीच में 50 सेंटीमीटर दे दिया हमें, बस यहां पर ये दे दिया कि ये ऐसे लाइनें खींच दी, तो कोई बड़ी दिक्कत आती वाली बात है नहीं। मैं आपके लिए आसान करने के लिए इसे बता देता हूं कि कैसे किया आपने, तो आपने इसको ऐसे गायब कर देना। ठीक हो गया, बस खत्म कहानी। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई। गलती क्या करोगे, गलती तुम ये करोगे कि तुम पहले सबसे पहले ना F1 मान लो इसे, चलो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो यहां पर A मान लो, यहां पर B, जैसे बोली रखा A और B ये पॉइंट है भैया, वही पुराना डायग्राम बन गया, सेम क्वेश्चन है। गलती क्या करोगे, तुम निकालोगे मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A, फिर तुम बोलोगे 50 सेंटीमीटर है, O तो मिड पॉइंट है, जैसे उसने बोला ये कि O इज द एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट, तो ये हो जाएगा सर 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, और इधर भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं भाई, थम्स अप, तुमने एकदम सही सोचा हुआ। अभी मेरी बात सुनते रहना, ठीक। फिर आप बोलोगे सर A पे तो निकालना है, 25 सेंटीमीटर को सर ने मीटर में बदलना बताया था, 25 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर आ जाएगा इतना, 25/100। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही कर रहे हो, चलो यहां तक भी समझ में आती है बात। फिर तुम बोलोगे यार बहुत आसान तो है, फोर्स इंटू वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 25, क्योंकि A पे पूछा है 25/100, जीरो ने मारा जीरो को 2.5 न्यूटन मीटर, और ये कैसे जा रहा था ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। लो भैया पहला आंसर आ गया, एट A वाला मेरा आंसर आ गया। फिर आप बोलोगे कि सर B वाला पूछ रहे हैं, तो B के लिए भी तो सेम ही होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट B, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स एट B फटाफट बता देता हूं। तो आप बोलोगे इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, हाँ सर, यहां से पाइवट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए ये बताया था, 2.5 यहां पर भी आ जाएगा न्यूटन मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज है। चलो दूसरा हो गया। तीसरा बोलोगे टोटल, तो टोटल में तो दोनों जोड़ दोगे, 2.5 प्लस 2.5, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 न्यूटन मीटर, और दोनों क्लॉकवाइज। ऐसे करके आ जाओगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अगर ये क्वेश्चन, दोस्तों मेरी बात सुनना, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैं इसको बता रहा हूं इसलिए कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A, बस खत्म कहानी। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट A थ्रू इस, सिर्फ एक से पूछता तो आप एकदम सही कर रहे थे, सिर्फ एक से पूछता तो आप जो ये 2.5 का कॉन्सेप्ट कर रहे थे सही कर रहे थे, पर इसने यहां पे लिखा टू फोर्सेस, दोनों फोर्स से बताना है A पर, यानी कि यहां वाले फोर्स को भी अब आपको यहां कंसीडर करना है, यहां वाले फोर्स को भी यहां कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि सर दोनों फोर्स सेम है, हाँ, A पॉइंट से यहां तक की दूरी 50 सेंटीमीटर है, हाँ, यानी कि कपल आर्म कितना हो गया सर, इतना। तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट का A बिंदु निकालना चाहता हूं कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट A, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, या मैं बोलूं मूवमेंट ऑफ फोर्सेस या रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, क्योंकि क्वेश्चन हमें यही कह रहा है रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस या टू फोर्सेस। दोस्तों ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट A, अबाउट पॉइंट A, तो ये निकलेगा आपका एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म। तो कोई सा भी फोर्स आपने ले लिया तो वो दोनों के दोनों सेम है 10,
और ये होगा 50 इंटू 10 टू द पावर -2, आंसर होगा 50 इंटू 10 अपॉन ये देखो 50 10 और ये नीचे चले जाएंगे 1 2 1 2, तो आंसर आएगा 5 न्यूटन मीटर। और क्योंकि दोनों फोर्स घुमा इसको कैसे रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये आपका यहां पर आंसर बनेगा एट किन से, दोनों फोर्स से। 2.5 मत कर देना, 2.5 तब होगा जब वो बोलेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स बाय F1 निकालो या F2 निकालो, पर वो यहां पर दोनों फोर्सेस से कह रहा है। आई होप ये छोटी सी बात क्लियर होगी। स्टेटमेंट इसका आ जाएगा, आई होप इसका स्टेटमेंट आ सकता है। सेकंड पॉइंट, आप कुछ भी तो लिखना, ये तो लिखना द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट द पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है वो कि बी से बताओ, बी यानी कि बी पे टोटल बताओ, बी पर टोटल, तो बी पर टोटल क्या होगा दोनों से, फिर से एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म, तो बी का भी सेम ही हो गया। बस यही लिखना है हमें, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स या सॉरी ऑफ टू फोर्स ना, टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, दोनों फोर्स से बी पॉइंट पर कितना निकलेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म, तो कोई सा भी फोर्स दोनों सेम ही हैं, 10 अलग अलग होंगे तो फिर एंटी क्लॉक फिर देखना पड़ेगा, ठीक है, वो पूरी कहानी फिर लगानी पड़ेगी, वो वाला पहला क्वेश्चन जैसे चला था। कपल आर्म इज अगेन 50 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि दोस्तों फिर से इसको सॉल्व करके आएगा 5 न्यूटन मीटर, और कैसा आ जाएगा ये भी क्लॉकवाइज। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर वो बोलता सिर्फ बी वाले पॉइंट पर जो F2 फोर्स है, इस बी पॉइंट पर, इस बी बिंदु पर, इस बी पॉइंट पर कितना मूवमेंट देता, तब तुम इतना ही डिस्टेंस लेते। लेकिन उसने बोला दोनों फोर्सेस से बताओ, तो दोनों फोर्सेस के लिए तो भाई साहब पूरा लॉजिक लगेगा। खत्म। तीसरा क्या कह रहा है सर, तीसरा कह रहा है फाइनल, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा इस पे देखो एक पॉइंट और बोला है, एक तीसरा पॉइंट और कह रहा है कि O इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द टू फोर्सेस, तो कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट O। ए बी तो हटा दो ना, ए बी तो सॉल्व कर दिए, तो कह रहा है रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो दोनों पॉइंट से, जो O है एग्जैक्टली सेंटर में है, तो O अगर एग्जैक्टली सेंटर में है तो भाई तब कैसे करोगे, तो तब इसको ऐसे करोगे कि ये कह रहा है ऊपर चल, ये कह रहा है नीचे चल, इन दोनों के बीच में है O, और यहां से यहां तक है 25 सेंटीमीटर, और यहां से यहां भी है 25 सेंटीमीटर। तो अब आप लिखोगे इधर A इधर B, तो अब आपको क्या करना है, अलग अलग करके निकालना है। तो टोटल दोनों जोड़ मत देना, 5 और 5 10 मत कर देना, ये भी गलती कर दोगे, ठीक है। टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, या मैं बोलूं टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ टू फोर्सेस एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स एट B। अब तुम फिर मुझे पता है ना क्या गलती करता है बच्चा, होता है सर यहां पे तो आपने बोला मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A अभी तो निकाला कितना 5, मूवमेंट ऑफ फोर्स B अभी तो निकाला 5 और 5 दोनों क्लॉकवाइज 10, कहां से 10, ये मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस था, अब एक फोर्स का निकालना है। अब एक फोर्स के लिए क्या करोगे, हे भगवान, हे फोर्स के लिए अब आप 10 तो लोगे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से लोगे रे भैया, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, फिर अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या मेरी बात क्लियर, लाइव होते तो मैं पूछ भी लेता, रिकॉर्डेड देखोगे तो जरूर कमेंट करके बताना अगर कोई यहां पे डाउट हुआ होगा। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्स का O पर पूछा है, वहां पर दोनों फोर्स का A पर पूछा था, वहां पर दोनों फोर्स का B पर पूछा था। अगर सिंगल फोर्स का A पे पूछता है तो ऐसे निकाला जाता है, अगर सिंगल फोर्स का B पे पूछता तो ऐसे निकाला जाता, पर दोनों फोर्स का पूछ रहा है कहां पर, A पर, तो दोनों फोर्स के लिए हम एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1, ये आया, अच्छा रुक जाओ, 100 है रे, 1 कटा 2.5 यहां, टक 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 टक
2.5 यहाँ, तो टोटल मूवमेंट आएगा 5 न्यूटन मीटर, और दोनों के दोनों क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। कहां से, ओ पर से बात हो रही है, ओ पर से 5 न्यूटन मीटर में। अगर दोनों फोर्स ए पर देखते तो 5 न्यूटन मीटर पे, दोनों फोर्स पे बी पे देखेंगे तो भी 5 न्यूटन मीटर पे। तो याद रखना क्वेश्चन के अंदर क्या सिर्फ ऐसे पूछा है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 एट पॉइंट ए। अगर ऐसा पूछा है तो इतना इंटू 10 यानी कि 2.5 आ रहा था। मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 एट पॉइंट बी, तो आप सेंटर से लोगे, लेकिन उसने बोला रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का निकालना है, तो दोनों फोर्स में से एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म। समझे रे भाई, ये आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप विजिबल होगा। हाँ है तो इसे बोल्ड करना भूल गया मैं। चलो आराम ही से लगाओ, आराम ही से, एकदम प्यार से क्वेश्चन को फील के साथ लगाएंगे, आराम कर करके लगाएंगे। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का। बैलेंस इज हॉरिजॉन्टल और नाइफ एज। अब ये बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया भैया। इन्होंने चाकू के ऊपर एक स्केल को बैलेंस कर लिया, चाकू की नोक पे, एकदम नोक पे, टिप एकदम बीच से कहीं पे इन्होंने इसको बैलेंस कर दिया, ऐसे कहीं पर बैलेंस कर दिया। अंगूठा नहीं लगाया हुआ मैंने पीछे, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया, ठीक। पर इन्होंने 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया 100 सेंटीमीटर का, उसको ऐसे किसी चाकू की नोक पर प्लेस कर दिया 58 सेंटीमीटर से। अब होना ही नहीं उसने, सर वो तो बीच से होता है हमेशा, आप तो कह रहे थे। हाँ बीच से ही होगा। अब इमेजिन करो कि इधर भी 50 इधर भी 50, तो यहां से 0 है, ठीक है, इस कोने से 0 है, 0 1 2 3 4 5 50, तो इधर से भी 50 इधर से भी 50, लेकिन मैं 50 पे पहुंच गया। 50 के आगे तो 51 52 53 54, इधर कहीं पे 58 होगा। अगर मैं इधर से 0 ले रहा हूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 50, 50 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा, तो 50 के बाद 51 52 53 54, यानी कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट, तो ये तो टिकेगा ही नहीं, ये तो गिरेगा। ये तो मिड से होगा ना बैलेंस, फिर फील करो, ये तो मिड से बैलेंस हो रहा है ना, ये तो बीच से बैलेंस हो रहा है, और बीच से बैलेंस होगा यानी कि बीच पॉइंट होता है 50, यूनिफॉर्म है तो बीच में इसका वेट लग रहा होगा, वहीं को हमने बैलेंस कर दिया तो हो गया ये बैलेंस। अब इन्होंने चाकू की नोक से 58 सेंटीमीटर पे इसको होल्ड कर दिया, यानी कि 58 हो गया आपका इधर, ये तो रुकेगा ही नहीं, 58 पे रुकेगा ही नहीं, तो गिरेगा। 50 पे बैलेंस करते रुक जाता, 58 से तो ये आगे की तरफ जा रहा है। तो इमेजिन करो दोस्तों, अगर ये आगे की तरफ गिर भी रहा है, अगर गिर गया, ठीक है, अगर मानो ये आगे की तरफ गिर रहा है, तो मैं इसको इधर से बैलेंस कर सकता हूँ 58 के लिए। क्या लगाना पड़ेगा मुझे, कुछ वेट। मैं इसको यहां से भी बैलेंस कर सकता हूँ भाई, पर मैं यहां से वेट लगाऊंगा कुछ, सिंपल सा फंडा है। मुझे सर अगर इसे यहां से बैलेंस करना है तो मुझे इधर वेट लगाना पड़ेगा, मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ना, बीच में तो बैलेंस करने के लिए मुझे फोर्स नहीं लगाना, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा तो इस स्केल का मास थोड़ा आगे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आगे आ जाएगा, और ये स्केल नीचे की तरफ गिरेगा। सेंटर ऑफ मास की कहानी आएगी अभी, यानी कि इसका पूरा वेट आगे की तरफ लग रहा है तो इसको गिरा रहा है। उस वेट को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इधर की तरफ वेट लगाना पड़ेगा। वही वो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक मीटर रूलर है, इसको देखो फील भी करेंगे, फील तो खैर करा ही दिया, पर फिर भी हॉरिजॉन्टली एक नाइफ एज पे लगा दिया। तो 1 मीटर का रूलर है, 1 मीटर का रूलर है, तो ये है 0 सेंटीमीटर और ये है 100 सेंटीमीटर। इसको बैलेंस किया, अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मुझे इतना पता है कि 50 सेंटीमीटर से मैं इसको आराम से बैलेंस कर लेता, लेकिन ये मानने वाले तो थे नहीं। ये यहां से बैलेंस होता, कहां से बैलेंस होता, 50 से, 50 से ही ये बैलेंस हो पाता अगर बीच से मुझे बैलेंस करना है चाकू की नोक पे। पर इन्होंने आज बैलेंस करने की कोशिश की है दोस्तों, $58 सेंटीमीटर से बैलेंस करने की कोशिश की है। यानी कि पाइवट कहां पे कर दिया, 58 सेंटीमीटर पे। तो सीधी सी बात है, बैलेंस यहां से होना था, यहां से कर रहे तो ये स्केल यूं ही तो करेगा, गुड़म नीचे गिर जाएगा, यहां से कट, यहां से क्या करेगा नीचे, भाई सीधी सी बात है, यहां ज्यादा लंबाई होगी, यहां कम, नीचे गिरेगा। तो ये यहां से बैलेंस नहीं होगा, ये इधर की तरफ यूं गिर रहा होगा, ये नीचे की तरफ। तो तुम खुद सोचो, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मुझे इसे रोकने के लिए इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोला
कि व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम अदर एंड, नहीं तो गिर जाता। तो इन्होंने दूसरे कोने से 20 ग्राम फोर्स का वेट लगा दिया। तो भाई साहब टिक गए बीच में, गिर रहे थे ऐसे नीचे, तो इधर से इन्होंने 20 GF का फोर्स लगा दिया। ऐसे गिर रहे थे नीचे, ऐसे ना नीचे गिर रहा था, तो इन्होंने इधर से क्या कर दिया, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया कि बैलेंस हो जाए, 20 GF का फोर्स लगा दिया। ठीक है सर, आपसे पूछा ड्रॉ द रे डायग्राम, बना दिया लो डायग्राम। ठीक है, इसका वेट कहां लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से इसका वेट नीचे लग रहा होगा। वेट किसका, स्केल का वेट। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने पीछे लगा दिया। अगर ये नहीं लगाते तो ये आगे गिर जाता, गिरना ही था उसने। तो ड्रॉ द डायग्राम बना दिया। पॉइंट देने दे दो, पॉइंट देना है तो ये पॉइंट ऐसे दे दो। ये 0 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0 सेंटीमीटर 100। इस पॉइंट को दे दो A नाम, इसको दे दो B नाम, और इस पॉइंट को दे दो O नाम। तो डायग्राम तो ये बन गया। ठीक है, अब जब डायग्राम बनाते हो तो क्या इतना बना के छोड़ देना, नहीं। अब आप समझाओगे कि W इज द वेट, W इज द वेट ऑफ द स्केल। तो W क्या है यहाँ पे, वेयर W इज इक्वल्स टू वेट। वेट दोस्तों एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल ही फोर्स होता है, पर फोर्स होता है, फोर्स या वेट ऑफ द रूलर और स्केल। ठीक है, तो बन गया, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ रूल। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए ही तो 20 GF लगाया है। ये वेट क्या कर रहा था, इस स्केल को यहां से ची ची नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों इसके लिए ना यही समझना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पाइवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यहां पर आगे देखो, ये है पाइवट, फोर्स लग रहा है यहां, मुझे इस आगे की रॉड से कोई लेना देना नहीं। इस वेट को निकालने के लिए ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो 50 पे इसका वेट लग रहा था। 50 पे क्यों लग रहा था, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड का हमेशा वेट सेंटर से लगता है। तो ये है वेट, वेट ही फोर्स है। तो वेट से पाइवट पॉइंट तक की दूरी, तो 50 से 58 यानी कि ये हो गई 8 सेंटीमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहां से यहां मत ले लेना पाइवट पॉइंट का डिस्टेंस, भैया वेट तक लेते हैं, फोर्स तक लेते हैं। तो अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो हमने कहा सेकंड वाला W इज इक्वल्स टू वेट, वेट ऑफ द रूलर या रूल, रूल का वेट है। ठीक, द रूलर या द रूल इज pivoted at point O। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, देखो बैलेंस्ड हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन लगाएंगे। तो इन इक्विलिब्रियम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या मैं कह सकता हूं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या मैं यहां पे लिख भी देता हूं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब तुम बताओ, जो वेट है इसको कैसा मूवमेंट दे रहा है, वेट इसको कैसा मूवमेंट दे रहा है, ऐसे, यानी कि नीचे आए, और ये भी इसको क्या कर रहा है, नीचे दे रहा है। अब देखो ये वेट इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर, वेट है ना, वेट एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो इसका वेट है, और ये 20 GF का वेट है, ये इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, कौन दे रहा है, वेट। तो आप चाहें तो बीच में ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं कि जो वेट है, वेट क्या दे रहा है, वेट दे रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो हमने वेट 20 GF का लगाया, जो 20 ग्राम फोर्स का, सॉरी यहां पे है 20 ग्राम फोर्स का जो वेट हमने यहां नीचे की तरफ लगाया, ये इसको क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, पाइवट पॉइंट से लेके फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक।
तो 58 ये रहा, 100 ये रहा, यानी कि 42 सेंटीमीटर ये रहा। तो चलो बस खत्म कहानी। तो वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, एंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या ये दोनों सेंटीमीटर में? हाँ। तो सर मीटर में बदलना है, बदलोगे भी तो डिवाइड बाय 100 100 करोगे, दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कट जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। वेट निकालना है, दिस विल बी 20 ग्राम फोर्स इंटू 42 डिवाइड बाई 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 ने मारा इसको 21, 21 100 पंच 105 GF। खत्म कहानी। देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इंटू 10 टू द पावर -2 करते हैं, यहां पर भी करते हैं, दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं नीचे जाके। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। तो हम बोलेंगे द वेट ऑफ द यूनिफॉर्म रूल या रूलर इज 105 GF। तो 105 GF का ये वेट था जो बैलेंस कर दिया गया है 20 GF के फोर्स से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम बिलो शो अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट O। ये मिडिल पॉइंट O से यहां पर हमने क्या कर दी, सपोर्ट कर दी। ठीक है, वो कह रहा है अ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट O। ये O है, O के लेफ्ट में 1 2 3 4 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर्स में चल रहा है, एक्चुअली है ये पूरा 100 मीटर ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये 100 मीटर का, सॉरी 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। लेकिन 1 मीटर के मिड पॉइंट से इधर 50 होगा, उधर 50 होगा, तो इन्होंने ये डायग्राम इस तरीके से आपको दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला एक 40 ग्राम फोर्स का वेट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया टू द लेफ्ट पॉइंट O के लेफ्ट पॉइंट पे। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद वेट ऑफ 80 GF। आपको 80 GF का वेट लगाना है और बैलेंस करना है बार को। दोस्तों एक चीज बताओ, ये सेंटर से थी फिक्स, ये यहां से फिक्स थी, अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये मस्त चिल मार के बैठी रहती, कोई दिक्कत नहीं था भैया, ये बैलेंस होती। इनको चैन नहीं पड़ा, इन्होंने यहां पर एक बच्चा बिठा दिया, तो अब बच्चा बिठाओगे तो ये कहां जाएगा, सीसो है ना, सीसो ऐसे था, बीच से मस्त बैलेंस हो रखा था, चिल एकदम बैठा हुआ था, ये था 100 सेंटीमीटर का था, बीच से फिक्स था। इन्होंने यहां पर क्या कर दिया, एक 40 GF का बच्चा बिठा दिया इस पॉइंट पे, 40 के ऊपर 40, ये तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा। अब इधर मुड़ेगा तो सर किधर से बैलेंस होगा, अगर मैं इधर ही बच्चा बिठा दूं तो ये और खड़ा नहीं हो जाएगा, तो हमें इधर बिठाना पड़ेगा। समझे, अगर भैया मुझे से बैलेंस करना है तो मुझे बीच से बैलेंस करना है। मैं यहां पर एक वजन रख दूं तो ये क्या इधर झुक जाएगा, यहां पर एक वजन रख दूं तो तराजू इधर झुक जाएगा, तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, इधर और वेट डालना पड़ेगा। यानी कि ये बात तो मुझे तय हो गई कि जो ये 80 GF का फोर्स है वो राइट साइड लगेगा, क्योंकि अगर इसको भी लेफ्टी में रख देता तो ये तो इसको झुका ही रहा था नीचे को, ये और झुका दे, 80 भी नीचे लगा रहा है, 40 भी इधर ही, ये तो ऐसा हो जाएगी, हो जाएगी। तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो इधर 40 लगाया तो ये यू जा रही थी, तो मैंने इधर 80 कहीं पे लटका दिया होगा, कहीं पर मुझे नहीं पता कहां पर, कहीं पर लटका दिया होगा तो बैलेंस हो गई होगी। तो मैं यहां पर आंसर में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में लिखूंगा द टू बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन देखो बैलेंस की ही बात कर रहा है कि 80 GF का फोर्स कहां पे लगाया जाए जिससे बैलेंस हो जाए बार। टू बैलेंस द बार, the weight of 80 GF, the weight of 80 GF should be placed to the right side या right hand side, right side ही लिखते हैं यार, right side of O, of point O। ये मुझे समझ में आ गया दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि ये 40 वाला इधर होता तो क्या ये नीचे की तरफ जा रहा होता, अगर ये 40 वाला इधर होता तो ये इधर की तरफ टिल्ट हो जाता, नहीं ये 40 वाला इधर होता तो ये ऐसे झुक जाता, तो फिर मुझे वो 80 वाला O के लेफ्ट साइड में रखना होता। अब इधर भी किसी को बिठा दूं, इधर जा रहा है तो मुझे इधर वजन बढ़ाना पड़ेगा तो ये बैलेंस होगा, इधर जा रहा है तराजू तो मुझे इधर वजन बढ़ाना पड़ेगा तभी तो इधर होगा। तो वही वो कहानी है, देखो फील पूरा है, सेम चीज है जो बचपन से कर रहे हो कि ये इधर जा रहा था तो तुमने इधर से उंगली लगा दे, तो ये ऐसे गिर रहा है तो तुम इधर से बैलेंस कर दोगे, ये ऐसे गिर रहा है तो तुम इधर से बैलेंस कर दोगे, सिंपल ये रही कहानी।
तो वो कह रहा है कि कहां लगाऊं, तो मेरे को इतना पता लग गया कि वो राइट साइड में लगाना पड़ेगा जिससे बैलेंस हो। क्यों? क्योंकि 40 GF हमने लेफ्ट साइड में लगाया, और अगर 40 GF हम O के राइट लगाते तो 80 GF लेफ्ट में लगाते। भाई लेफ्ट और राइट में होगा, अगर दोनों राइट में रख दोगे तो ऐसे घूम जाएगी, दोनों लेफ्ट में रख दोगे ऐसे घूम जाएगी, तो एक को राइट एक को लेफ्ट में रख के बैलेंस करना पड़ेगा। सो लेट द 80 GF weight is suspended at distance x from point O। तो पॉइंट O, या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम पॉइंट, लेट द 80 GF weight is suspended at distance x right side of point O। ये भी बात क्लियर हो गई। तो इक्विलिब्रियम बैलेंस करना है तो इक्विलिब्रियम है तो टू बैलेंस, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या हो गया, इन इक्विलिब्रियम में है भाई ये बॉडी। हम जानते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होंगे, सीधी सी बात है। जरा इसको देखो, ये 40 GF पिवट पॉइंट ये रहा, यहां से कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पाइवट पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी, भैया वेट हमेशा नीचे लगता है, ये नीचे ही घुमा रहा होगा इसको, 40 GF नीचे लेके जा रहा होगा, और मुझे यहां पर कहीं पे, मुझे नहीं पता, मैंने यहां पर कहीं पे लटका दिया x 80 GF लटका दिया, मुझे नहीं पता, हो सकता हो 20 पे हो 30 पे हो, कहां पे हो मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे मान लिया कहीं दूरी x पर है। ये x निकल जाए तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी कहां पे मैंने रखा है। तो जितना मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उतना ही मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, 40 GF का फोर्स। तो मैं यहां लिखूंगा 40 GF इनटू कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। दोस्तों फिर सोच लो 40 सेंटीमीटर कैसे लोगे, पाइवट पॉइंट से दूरी, पाइवट पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ठीक है। फिर याद रख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम द पाइवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो हो गया इज इक्वल्स टू, अब 80 GF का फोर्स हमें तो पता नहीं, तो हमने x सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया होगा। चलिए दोस्तों मैथ्स कहती है x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला छोड़ दो, ये 80 आ जाएगा नीचे, तो 40 GF इंटू 40 सेंटीमीटर, और नीचे बैठा है 80 GF से GF ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स कर दिया, 42 जो 80, इसने इसको मारा 20 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर O से दूर, यानी कि हम कहेंगे द वेट, या मैं बोलूं द 80 GF वेट should be placed at distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से देखा जाता है, फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। अगर इसका डायग्राम बनाऊं ना फाइनल करके आप लोगों के सामने, तो ये ऐसे बन गया, ये डायग्राम ऐसे बन गया कि ये था मिड पॉइंट, ये था आपका 10 20 30 40 50 सेंटीमीटर, इसके ऊपर बैठा है एक वेट 40 GF का, और अब यहां पर देखो, ठीक है 10 था 20 था 30 था, फिर यहां पर 10 20 30 40 50, तो आपको पता है ये 10 है ये 20 है, ये मिड पॉइंट O है, तो यहां पर रखोगे उस 80 GF के वेट को, यानी कि यहां पर आपको रखना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस हो गया, ये आपका फाइनल डायग्राम। बाकी तो जो भी है 30 40 50, तो आप यहां पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दो, पाइवट पॉइंट से 10 और 10 20 पे दूरी पे रख दो 80 GF, अब ये आगे नहीं जाएगा, इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक दोस्तों, चलो भैया बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन में भी ना बच्चों को बहुत टेंशन होती है, होने की नीड ही नहीं है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, कह रहा है फिगर में एक यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म है मतलब एक समान है, एक समान है तो वेट बीच से लाई करेगा, हाँ या ना, बात खत्म। सपोर्टेड L मीटर की दूरी है भैया, L लंबाई है इसकी, L
L लंबाई है इसकी, ठीक है, सपोर्टेड, ठीक है, वेट मिडिल पे लग रहा है, इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शन R1 और R2। अब एक बात बताओ, मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, अब इसको ये छोड़ूंगा तो नीचे जाएगी, मैंने इसको यहां से पकड़ा और यहां से ऐसे रख दिया, हो गया ना बैलेंस। मैंने हाथ से यहां पर क्या रख दिया, उंगलियां रख दी, ये एक रॉड है, ये रख दिया। तो मुझे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि जो इसका पूरा वेट है वो मेरी इन दोनों उंगलियों ने संभाल लिया। यही तो बोलोगे, डंबल उठाते हो या कोई वजन उठाते हो ऐसे उठा लेकर रखते हो, तो ये तो बोलते हो मैंने वो पूरा वजन उठा लिया, यानी कि आपके उस कंधे ने पूरा वजन उठा लिया। तो अगर मैं इस रॉड को ऐसे रख दूं अपनी दो उंगलियों पे, तो ये नहीं बोलूंगा क्या कि मैंने इस पूरी रॉड का वेट अपनी दोनों उंगलियों से उठा लिया। मेरा यहां से R2 रिएक्शन लग रहा है और यहां से R1, मुझे नहीं पता R1 कितना लग रहा है, R2 कितना लग रहा है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। भाई मैं हो सकता है अगर मैं इधर से ज्यादा लगा देता तो ये रॉड ऐसी हो जाएगी, इधर से ज्यादा लगाऊंगा ये ऐसी, आंसर तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। मैंने ऐसे लगाया, यानी कि पूरी रॉड का वजन मैंने अपनी इन दो उंगलियों से उठा रखा है। मेरी एक उंगली रिएक्शन R1 लगा रही है, दूसरी उंगली R2 लगा रही है, और मुझे यह भी पता है इसका वेट बीच से लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है सर, तो एक इस क्वेश्चन की हिंट मुझे पता लग गई, द वेट W, या मैं इसको यहां पे नहीं लिखता, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, द वेट W, the weight W of uniform bar is balanced by R1 and R2। यानी कि अगर मान लो उदाहरण के तौर पे कि ये 100 न्यूटन होता, तो R1 और R2 कितना फोर्स लगा रहे होते, 100 न्यूटन, तभी ये इसको बैलेंस कर पा रहा है। अगर 100 से ज्यादा, 100 से कम लगा रहे होते तो नीचे चले जाते, समझ रहे हो। अगर ये वेट बहुत ज्यादा होता और मेरी उंगलियां उतना वजन नहीं दे पा रही थी, उसको बैलेंस नहीं कर पा रही थी, तो मेरी उंगलियां झुक जाती। हाँ, यानी कि ये 100 न्यूटन इन दोनों R1 R2 ने उठाया है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि इट मींस R1 और R2 भाई ने मिलके W वेट उठाया है। ये चीज मुझे पहले बात में समझ में आती है। फिर मुझे एक चीज और पता है, उसने कहा वेट जो है मिडिल में लग रहा है। तो दोस्तों अगर इस पूरी रॉड की लंबाई L है, अगर इस पूरी रॉड की लंबाई L है और इस पॉइंट को मैं A मान लूं, इस पॉइंट को मैं B मान लूं, तो यहां से यहां तक की लंबाई L/2, ये है पाइवट पॉइंट O या मिड पॉइंट O, और यहां से यहां तक की लंबाई L/2। कोई बुरा तो नहीं मानेगा अगर 100 मीटर की रॉड होती और बीच में अगर मेरे को पॉइंट है, तो इधर 50 उधर 50, 1000 की होती तो इधर 500 उधर 500। भैया अगर 100 सेंटीमीटर की ये रॉड है तो 50 इधर 50 इधर, अगर 200 की है तो 100 इधर 100 इधर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये L लंबाई है, इसकी लेंथ L है, तो L/2 इधर L/2 इधर, आधा ही तो होगा, आधा इधर आधा उधर। तुम इसकी लेंथ 2L मान लो, LL कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसने L बोला है उसकी लेंथ ना, तो इसने L ले लिया। तो दोस्तों A पॉइंट का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो। A वाला क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स है A, निकालो मोमेंट ऑफ फोर्स एट A, वो कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। A वाला जो मोमेंट ऑफ फोर्स है कैसे जा रहा है, यूं, और ये कैसे लेके जाएगा, क्लॉकवाइज। देखो ये इसको घुमाएगा तो क्लॉकवाइज, माइनस में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं मूवमेंट ऑफ फोर्स एट B पर, तो B पे आ जाओ, B वाला फोर्स कहां ले जा रहा है, टिक ऊपर ऐसे, तो ये इसको वैसे बेसिकली एंटी क्लॉक ले जा रहा है, और ये आपको पता है ये क्लॉक लेके जा रहा है। ये दो चीजें तो मुझे वैसी दिख रही हैं। तो अगर मैं B पे निकालूं तो फिर R2 इंटू L/2 क्या निकलेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो पेपर में ना लिखने का तरीका है। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भैया फिर भी इन्होंने बैलेंस ही तो कर रखा है। यानी कि बैलेंस कैसे किया होगा, बैलेंस होता है दोस्तों इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉक। देखो जरा एंटी क्लॉक कौन सा था, R2
R2 इंटू L/2। हाँ सर, और ये था R1 इंटू L/2। देखो हाँ या ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और तो कुछ है ही नहीं। करोगे क्या, ये कट गया ये कट गया। अरे यहां से ये पता लग गया जितना R2 है उतना ही R1 है, यानी कि जितनी मेरी पहली उंगली इसको वजन लगा रही थी उतनी दूसरी भी इसको लगा रही है, दोनों सेम है। तो माना 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 लेट R1 R2 दोनों के दोनों सेम है, तो मैंने R मान लिया। ठीक, लेट R1 R2 दोनों के दोनों सेम है। तो इस चीज को जरा इक्वेशन फर्स्ट में रखो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो जरा इसे। तो आप देखोगे इक्वेशन 1 पे रख के हमें पता है R1 और R2 तो W के बराबर है सर, हाँ। और हम ये कह रहे हैं कि R1 की वैल्यू जो है वही R2 की वैल्यू है, और मैंने R मान ली, किसके इक्वल मान ली, R। तो R1 की जगह क्या लिखो, R, प्लस की जगह प्लस, R2 की जगह भी R लिख सकते हैं, हाँ, यानी कि W। यानी कि ये बन जाएगा 2R इक्वल टू W, यानी कि ये बन जाएगा R की वैल्यू W/2। लो खत्म कहानी। अब अगर मैं बोलूं कि हमने यहां पर R1 को R माना है, तो R1 की वैल्यू भी W/2 हो गई, और हमने R2 को भी R माना है, तो R2 की वैल्यू W/2 हो गई, यानी कि R1 एंड R2 की वैल्यू आ गई। तो आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इज W/2। इट मीन्स बोथ आर एक्सर्टिंग द सेम फोर्स टू बैलेंस द वेट। तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमसे यही पूछा, देखो R1 R2 की वैल्यू पूछे ना क्वेश्चन में, पूरा लिखना पड़ेगा। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2, तो हम लेंगे द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, या द वैल्यू ऑफ रिएक्शन R1 एंड R2 the value of reaction R1 and R2 is W/2। That's it दोस्तों। हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर में आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मान लो 500 न्यूटन है और आपसे बोले R1 और R2 की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं, R1 प्लस R2 किसके बराबर है, 500 के बराबर है। पूरी कहानी सेम करना, R1 R2, लास्ट में R1 R2 सेम आ जाएंगे, R2 की वैल्यू R1 सेम कर देना, R मान लेना, लास्ट में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/2, यानी कि R1 की वैल्यू 250 न्यूटन है और R2 की वैल्यू भी 250 न्यूटन है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बात ध्यान में रखना, ये तो W के टर्म में था, अगर नंबर होता तो W/2, यानी कि 500 न्यूटन की अगर यहां पर वेट लग रहा होता तो R1 250 लगा रहा था, R2 भी 250 लगा रहा था, दोनों 250 लगा रहे थे, तो ये वेट बैलेंस हो गया, सिंपल। सो दैट्स इट दोस्तों, यहां पर आपने इस पूरे न्यूमेरिकलों के जूस सीख लिया है, सारा क्रक्स बता दिया है, सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। बस अब प्रैक्टिस करो। जो बच्चा, कई बच्चों को वीडियोस के लिंक नहीं मिल पाते, वो मुझे ना इस नंबर पे गिवन नंबर पे, मैं फिर लिख रहा हूं 7895452046, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के लिंक ऑन टाइम मिल जाए, जिससे आपकी पढ़ाई ना रुके, या जो भी है। ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। होता कई बार ऐसा है कि कोई क्वेश्चन में डाउट आया, तो अब आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट में इतना नहीं लिख सकते, समझ रहा हूं, तो उसके लिए निश्चिंत रहो, यहां पे मुझसे आप डायरेक्ट मुझे पूछ लेना कि सर माय नेम इज दिस एंड दिस, अपना नाम बता देना, अपना नेम, क्लास, ऑब्वियसली 10th के ही हो, पर आपको कहां से पता लगा तो द अकेड्स ऐसे करके बता देना और अपना क्वेश्चन भेज देना, मैं उस क्वेश्चन को आपके बीच सॉल्व करवा दूंगा। उसके लिए एक सिंपल सेपरेट से एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, बस पढ़ते रहो, रुकना नहीं है, पढ़ाई नहीं रोकनी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी दौड़ एकदम अलग है, ठीक है। हमारी दौड़ है सीधे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने की, पास तो हो ही जाओगे जैसे सबको पता है, बट अच्छे नंबर लेके आना है, जिससे 11th में हमें साइंस मिले और साइंस अच्छे से हम पढ़ पाए, समझ पाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि बस पढ़ लो नंबर ले आओ, नहीं, समझ पाओ और सारी चीजों को फील कर पाओ। तो 7895452046 में आप मुझे व्हाट्सएप में हेलो भेज दीजिएगा, या अपना नाम, वो जो भी है मैंने बताया, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सो दैट जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उनके लिंक आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर समझ में आता है बच्चे, तो जैसा मैं कहता हूं हमेशा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें ही करें, क्योंकि सब्सक्राइबर भी जरूरी है, ठीक है। तो सपोर्ट करो अपने भाई को, एकदम आग लगा देंगे, एक तरफा कार्यक्रम कर देंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, A to Z, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सबको बूम बूम कर देंगे। थोड़ा मुझे टाइम भी कम मिलता है,
क्यों? क्योंकि और भी क्लासेस होती है ना, तो मैं वहां से तब फ्री हो पाऊंगी जब मैं यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट सबका मिले, तो फिर मैं इधर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आप फटाफट से कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन होता है तो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ लेंगे, और समझ में आता है तो एक हार्ट, दिल जरूर भेजे, क्योंकि एक दिल तो मैं भी डिजर्व करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।